नमस्कार। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद है जिन्होंने शिक्षा को यानी एजुकेशन को सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन जीने की कला भी इसमें है, ये लोगों को बताया। लाखों युवाओं के मार्गदर्शक हैं ये। सिर्फ मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत है। एक शिक्षक, एक विचारक और एक मेंटोर है जिन्होंने ये बताया कि सोशल साइंस, हिस्ट्री रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। आप इसे मज़ेदार तरीके से भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ अवध ओझा सर की, और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के एडवाइज़र भी हैं। तो चलिए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और इस इंटरव्यू को दिलचस्प बनाते हैं, क्योंकि जब अवध ओझा सर इंटरव्यू देते हैं ना तो वो अपने आप दिलचस्प हो जाता है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास है क्या? इतिहास एक शिक्षक है, मानव का सबसे बड़ा शिक्षक, गुरु है, आचार्य है। अब भारत की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में सिकंदर भारत पर कब्जा करना चाहता है। तो हम किस पे कब्जा करना चाहते हैं? जो हमसे धनी हो, जो हमसे अमीर हो। भाई, कोई भी आदमी को अगर डाका डालना होगा तो स्लम एरिया में तो कूदेगा नहीं, वो तो वहीं कूदेगा जहाँ समृद्धि होगी। यानी भारत समृद्ध रहा होगा। प्राचीन भारत एक ऐसा भारत है जहाँ चीन के भिक्षु पढ़ने आते हैं। हुएनसांग पढ़ने आ रहा है, फाइहान पढ़ने आ रहा है। आज हमारे बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन भारत वो भारत है जिसका एक साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, कंधार से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। और एक ऐसा शासक है अशोक, जो इस डाइवर्सिटी को इतने प्यार से संभालता है कि आज भी पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। तो आखिर ये सब चीज़ें कैसे हुई? जैसे आज मैं अगर किसी बच्चे से अगर आप पूछो कि भैया हायर स्टडीज़ कहाँ करना चाहोगे, तो कहेगा यूएस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी। वहाँ नहीं पढ़ पाएगा तो कहेगा भैया ब्रिटेन चले जाएंगे, लंदन पढ़ेंगे, चाइना पढ़ेंगे। पर कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे पाकिस्तान हायर स्टडीज़ करने जाना है, अफगानिस्तान जाना है। यानी किसी भी देश की महानता का जो पहला आधार है वो उस देश की शिक्षा है। ट्रू। तो जब वो भारत महान था तो हमारी शिक्षा पूरी दुनिया में फेमस थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। इस पैमाने से अगर हम इतिहास को देखें तो वो हमारा गुरु है, वो हमारा शिक्षक है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, हम सोने की चिड़िया थे, हम कुछ नहीं खरीदते थे बाहर से, भला हम सिर्फ 2 चीज़ें बाहर से खरीदते थे, और वो भी जन ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी, मतलब आम ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। एक शराब यूरोप से आती थी, वो भी लग्जरी के लोग, सामंत लोग, राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे। और दूसरा घोड़ा आता था अरब से। हमारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम था, इंपोर्ट मिनिमम था। आज उल्टा है, आज हमारा एक्सपोर्ट मिनिमम है, इंपोर्ट मैक्सिमम है, तभी तो रुपया गिरता जा रहा है। स्त्री जब तक सेल्फ डिपेंडेंट थी, E=S, इकोनॉमी और सोसाइटी का गहरा संबंध है। क्यों? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। आर्थिक आज़ादी ही सामाजिक आज़ादी को जन्म देगी। मौर्य पीरियड में कोई सती सिस्टम नहीं है, कोई बाल विवाह नहीं है, कोई पर्दा सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि औरतों को आर्थिक आज़ादी है। तो ये सारी सीख जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो, समाज का सुधार कैसे हो, चीज़ें आगे बढ़ें कैसे, किसका क्या रोल है, वो सब कुछ इतिहास के गर्भ में छिपा हुआ है। तो इतिहास सिर्फ शत्रुता, वैमनस्यता, दंगा करने का विषय नहीं है, सीखने का विषय है। सर, जब सेकेंड कॉमन एरा आया ना, और उस समय जो नॉलेज क्रिएशन हुआ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि हिस्ट्री उस समय बहुत अच्छे से नहीं बताई गई, या उन चीज़ों को बहुत अच्छे से पेश नहीं किया गया जो करना चाहिए था। उसमें आपकी क्या राय है? नहीं, चक्कर ये है कि हमारा जो इतिहास लेखन का विधा है और पश्चिम का जो इतिहास लेखन का विधा है वो बहुत अलग है। पश्चिम का इतिहास लेखन का एक अलग सब्जेक्ट ही है, वो इतिहास को शुरू से एक सब्जेक्ट मानते रहे। हमारे जगह पे, हमारे देश में उसके लिए एक नया स्टाइल निकाला हमने, जिसको हम पुराण कहते हैं।
हमारा इतिहास लेखन की पद्धति बिल्कुल अलग है। हम डेट, टाइम, इंसिडेंट, एविडेंस इस तरह से कैलकुलेट नहीं करते। हम कैलकुलेट किस तरह से करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर समय पे ऐसा इंसिडेंट होगा, ये होने वाला है। मतलब हम बहुत सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर फिर एक कहानी क्रिएट करते हैं। तो वो जब उसको कोई पहली बार पढ़ता है तो उसको लगता है कि यार ये तो मिथ है, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे पुराणों में बड़ी सारी कहानियाँ हैं, जब आदमी जब उसे पढ़ता है तो उसे एक इंस्टेंस में वो लगता है मिथ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हनुमान चालीसा है, कितनी छोटी सी किताब है और हिंदू कम से कम 98% पढ़ता है। 3 मिनट लगते हैं मुश्किल से। हाँ, 3 मिनट। 98 नहीं पढ़ता होगा तो 90 तो पढ़ता ही है। लेकिन बड़े सारे हिंदुओं को ये शिकायत है कि साहब हम 40 साल से हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। अब उसकी वजह ये है कि वो जो सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे एक लाइन में उसकी बोलता हूँ, राम दूत अतुलित बल धामा। अब ये जो सांसें हैं हमारी, सांसें, ये राम की दूत है। जैसे कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले उसकी सांस चेक की जाती है कि चल रही है कि नहीं। तो अगर ये सांस अंदर की चेतना से जुड़ जाए तो उस व्यक्ति के अंदर अतुल बल पैदा हो जाए। ऐसा सोच के कोई राम तो हनुमान चालीसा पढ़ता है? यहां से पढ़ते हैं लोग। उसकी लाइन है कि कुमत निवार सुमत के संगी। मतलब जो आदमी कंसंट्रेट अपनी सांसों पे, अब या तो विचार चलेगा या सांस चलेगी, दो में से दोनों पर एक साथ ध्यान नहीं हो सकता। मन अगर विचार से जुड़ा है तो उसको सांसों की याद नहीं रहती। सांसों की याद उसे तब आती है जब वो गुस्सा होता है, खूब तेज तेज सांस चलने लगती है। जैसे हमारे मनोभाव है ना, वैसे हमारी सांस होगी। अगर हम गुस्से हैं तो सांस तेज होगी, अगर हम खुश हैं तो सांस धीरी होगी। यानी मनोभाव का सांसों से कितना गहरा संबंध है। तो अगर मनोभाव सांसों को बदल सकते हैं तो सांसें मनोभाव को क्यों नहीं बदल सकती। तो अगर हम सांसों पर ध्यान दें, जिस वक्त हमें क्रोध आ रहा है, जिस वक्त हमें लोभ आ रहा है, जिस वक्त हमें मोह आ रहा है, तो कुमति खत्म हो जाएगी कि नहीं खत्म हो जाएगी। कुमति निवार सुमति के संगी। इसलिए हमें लगता है कि हमारे यहाँ इतिहास कायदे से लिखा नहीं गया। इसलिए हमें लगता है कि हमारे यहाँ चीजें कायदे से लिखी नहीं गई, क्योंकि हम उनको एक वैज्ञानिक पैरामीटर जो हमारा है उसके थ्रू नहीं देखते। आपने वैज्ञानिक पैरामीटर की बात की। जब हम साइंस की बात करते हैं तो फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत से ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जो कि मरते दम तक हमें याद हो जाते हैं, यानी कि वो हमारे मसल मेमोरी में आ जाता है, जो हमें याद हो जाता है। बट अगर बात किया जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में मोस्टली बच्चे रट के जाते हैं और फिर उन चीज़ों को जब वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जॉब में जाते हैं, तो उन चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी कि वो अपने रूट को भूल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है सर, और इसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। जब तक भारत के लोग अच्छी तरह से इतिहास पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक इस देश की 90% चुनौतियां नहीं खत्म होगी। अब एक फॉर्मूला है F = m × a, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे एक फॉर्मूला हिस्ट्री में है E = E, इकोनॉमी = एम्पायर। जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसा ही राज्य होगा। एग्जाम्पल, वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक में राज्य नहीं है, कबीले हैं। तुर्वसु कबीला, कुरु कबीला, राज्य नहीं है। क्यों राज्य नहीं है? अब इकोनॉमी में जाके इस बात को जोड़ेंगे। सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण। अब जैसे हमारा मजदूर है, दिन में 200, 300, 400 कमाता है, तो जो आदमी दिन में 300 रुपये कमा रहा है, यानी महीने का सिर्फ 9,000 कमा रहा है, उससे टैक्स लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। तो ऋग्वैदिक पीरियड में कर प्रणाली संभव नहीं है। तो जहां कर प्रणाली संभव नहीं होगा वहां राज्य नहीं होगा। बात जुड़ गई ना, एकदम क्लियर हो गई कि भैया जहां टैक्सेशन नहीं वहां स्टेट नहीं। जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में आए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बर्थ हो जाता है। लोहे की खोज होती है, उससे एग्रीकल्चर इकोनॉमी पैदा होती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी पैदा होती है, टैक्सेशन सिस्टम पैदा होता है, राज्य पैदा हो जाता है।
कुरुक्षेत्र, पंचाल, विदेह। तो जन जो कबीला है, जन, वो बन गया जनपद। ऋग्वैदिक जन, लेटर वैदिक बन गया जनपद। अब जब ये हम आए बुद्ध के काल में, तो सेकंड अर्बनाइजेशन, नगरीयकरण, अर्बन इकोनॉमी, पैस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर प्लस ट्रेड एंड कॉमर्स, टैक्सेशन और बढ़ गया, तो महाजनपद पैदा हो गए। अब इसको देखो, कंपेयर करते हुए चलो, एक तरफ इकॉनमी, एक तरफ एम्पायर। ऊपर हमने लिखा पैस्टोरल इकॉनमी, नीचे लिखा जन यानी कबीला, नो टैक्सेशन नो स्टेट। फिर हमने ऊपर लिखा एग्रीकल्चर इकॉनमी, बर्थ ऑफ जनपद। फिर हमने लिखा अर्बन इकोनॉमी, बर्थ ऑफ महाजनपद, मगध जैसे महाजनपद पैदा हो गए। फिर हम आगे बढ़े, ये सेकंड अर्बनाइजेशन और ग्रो करता हुआ चला गया, राज्य का संरक्षण मिल गया। तो जैसे ही सेकंड अर्बनाइजेशन स्ट्रांग हुआ, वैसे एम्पायर पैदा हो गया, मौर्यन। ये है फॉर्मूला। तो सर, जैसे लॉर्ड मैकाले जब आए थे, उनकी जो शिक्षा नीति आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसमें ये कहा गया कि बहुत से ऐसे भारत के छुपे हुए शिक्षा है या बहुत से ज्ञान है जो कि बाहर ही नहीं आने दिया गया, और अभी तक बच्चे उसी ब्रिटिश चीज़ों को फॉलो करके कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ रहे हैं और उसी हिसाब से वो अपने अंदर ज्ञान ले रहे हैं, और वही उनको पता है, वैसी उनकी बुद्धि हो रही है। तो क्या इसमें सुधार की ज़रूरत है, या क्या हमें कुछ नए तरीके से क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चों को हिस्ट्री समझ में आए कि ओरिजिनलिटी क्या है इंडिया की, इंडिया कितना खूबसूरत रहा है और इंडिया किस हिसाब से समृद्ध रहा है? आज माँ बाप जो सबसे ज़्यादा परेशान है, वो बच्चों की ओबेसिटी से परेशान है। यस, मोटापा बहुत। बच्चों की, हमारे माँ बाप इसलिए परेशान थे कि हम मोटे नहीं हो रहे थे। अच्छा, हम मोटे क्यों नहीं हो रहे थे? एक तो हम दिन भर खेलते थे, फिर शाम को मार खाते थे, फिर हम देसी खाना खाते थे, रोटी दाल चावल सब्जी। हमारे यहाँ मिठाई या मतलब जो हम लग्जरी चीज़ें कहते हैं, वो पीरियोडिकल थी। जैसे मिठाई स्पेशली मिलेगी तो होली में मिलेगी, दिवाली में मिलेगी, या शादी है तो वहाँ मिलेगी। पंचायत सीरीज में दिखाते नहीं कि दूल्हा इतना तक गिन रहा है कि एक डिब्बे में 7 मिठाई थी, एक डिब्बे में 5 मिठाई है। बिल्कुल, कितना बढ़िया चीज़ दिखाया गया है कि गांव में शादी हो रही तो दूल्हा की नज़र है, कहता है वो कि हमने तो देखा था कि एक डिब्बे में 7 मिठाई थी, वो चांदी वाला वर्क वाली मिठाई कहाँ है? अब बच्चा रोटी नहीं खा पा रहा है, मोमो खा रहा है। अब बच्चा बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है। हमारी जो शिक्षा थी, जैसे हमने जापानियों में एक बड़ी प्यारी चीज़ देखी। अब पश्चिम ने बहुत प्यारा डेवलपमेंट किया, रेनेसांस हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई पिछले 400 साल में। हम उसे छोड़ तो सकते नहीं। बिना एप्पल के फ़ोन के हम अब कैसे जिएंगे? खाना मंगाना हो, पेमेंट करना हो, ऊबर करना हो, टिकट करना हो, सब मोबाइल से करना है। तो हमने उनसे वो चीज़ सीखी। हमने एक चीज़ छोड़ दी जो भारतीय संस्कृति की दुनिया को सबसे बड़ी देन है, वो है मेडिटेशन और योग। जापान ने ये काम नहीं किया। जापान ने पश्चिम का जो उपलब्धि थी वो लिया, पर उनका जो अपना कल्चर है मेडिटेशन का, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। भाई, दिमाग जिससे सारा फंक्शन होता है, विचार। आज मैं देखता हूं जिनके पास स्कोडा है वो दुखी है, कहते मर्सिडीज नहीं है, ई क्लास वाली। अरे भैया, बहुत लोगों के पास मारुति 800 नहीं है। जिन्होंने 20,000 की टाइटन पहन रखी है वो दुखी है कि यार कभी रोलेक्स पहनेंगे तो मजा आएगा। जिन्होंने बाटा का शूज पहन रखा है वो एडिडास का सपना देख रहे हैं। जिन्होंने लुई फिलिप की शर्ट पहन रखी है वो बर्बरी का सपना देख रहे हैं। अब ये जो ब्रांडेड इच्छा का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान का अभाव ही तो है। मैं गांव से आया था और फिर एक छोटे शहर गोंडा से आया दिल्ली में, और जब मैंने पहली गाड़ी खरीदी, एक तो मैं रोया बहुत, फिर मैंने भगवान को दिया धन्यवाद कि प्रभु, और खरीदी कौन सी थी? सेंट्रो। मतलब हम नचा रहे थे उसको पूरी दिल्ली में।
आज भी मैंने उसको अपने घर पे रखा है। तो हमारी संस्कृति की जो सबसे बड़ी देन है वो ये है कि दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है। मन, एक संत है प्रेमानंद महाराज, उनके जीवन में कोई युद्ध नहीं है, युद्ध से ऊपर चले गए, नो वॉर। पूंजीपति है, वो सिर्फ एक जगह लड़ता है, अपने हित के लिए। आम आदमी सब जगह लड़ता है, ऑफिस में लड़ता है, सड़क पे लड़ता है, थिएटर में लड़ता है, घर में लड़ता है। जो सब जगह लड़ेगा वो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएगा? नहीं। भिखारी, उसने सरेंडर कर रखा है कि भैया किसी तरह जी ले। अब ये जो कॉन्सेप्ट पैदा होगा, ये ध्यान से ही तो पैदा होगा। बिल्कुल। कि सब जगह नहीं लड़ना है। जिसका मन उसके कब्जे में आ गया, दुनिया उसके कब्जे में नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। आज भारत का 90% जनसंख्या रो रही है नशे की वजह से, क्योंकि जवानी मतलब चुनौती, जवानी मतलब चुनौती, बचपना मतलब मस्ती, बुढ़ापा मतलब साधना। यही कॉन्सेप्ट आ रहा है, चले आ रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि भाई बचपन, लोग कहते नहीं भैया खाए पी लो, यही उम्र है। तो बचपन मस्ती और जवानी चुनौती, हर जगह युद्ध है, ऑफिस में है, घर में है। तो जिसका मन शांत और स्पष्ट होगा वही तो निर्णय ले पाएगा। बिल्कुल। आज भारत में ज्यादातर ध्यान कौन कर रहा है? जो बीमार है, जिनको ये कहा जाता है भैया ध्यान करोगे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो भारत को अपने रूट पे जाना चाहिए, ध्यान को पकड़ना चाहिए, योग को पकड़ना चाहिए, संतों को पकड़ना चाहिए, आश्रम। भाई ये जो शहर में बच्चे हैं, मैं इस मंच से कहूँगा कि हमारे भारत में बड़े सारे आश्रम हैं और लगभग पूरे भारत में ही हैं। आप अपने बच्चों को किसी भी आश्रम में अपनी चॉइस पे, वो आपकी चॉइस हो, 21 दिन के लिए रखिए। वो आपके बच्चे को डिसिप्लिन सिखा देगा, संघर्ष करना सिखा देगा, योग करना सिखा देगा। तो ये जो आश्रम है, योग है, ध्यान है, अगर ये हम पकड़ लें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ, तो कितनी ज़बरदस्त जनरेशन भारत में पैदा हो जाएगी। बिल्कुल।